नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही अक्सर हम दहशत में आ जाते हैं, लेकिन इससे डरे नहीं, क्योंकि 20वीं शताब्दी के बाद से कैंसर के इलाज की एडवांस तकनीक के चलते इसका इलाज अब संभव है। अगर ब्लड कैंसर का पता शुरुआती अवस्था में चल जाए तो रोगी ठीक हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर ये समस्या किसी को हो जाए तो कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप भी ब्लड कैंसर की समस्या से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं 01725043863 01725043865 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। ब्लड कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर कम एचओडी डॉक्टर अवधेश कुमार पांडे। डॉक्टर पांडे, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर पांडे, ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही लोग बहुत डर जाते हैं कि लगता है कि अब शायद मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी। लोगों को इसके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये समस्या क्या है। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ब्लड कैंसर है क्या और ये क्यों समस्या हो जाती है। ब्लड कैंसर बेसिकली ब्लड सेल्स जो होती हैं उसमें कैंसर होने की वजह से ब्लड सेल्स जो हैं उनके डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो कैंसर होता है उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लाज्मा सेल्स होती हैं। इनमें किसी में भी जब कैंसर हो जाता है तो डिफरेंट कैंसर्स हो जाते हैं जी। तो बेसिकली 3 टाइप के हो जाते हैं कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा जी। डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्वमेंट से होते हैं, सो इनके नाम भी डिफरेंट हो जाते हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा जी। ये तो आपने बताया कि टाइप्स हैं, लेकिन क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिस वजह से ये समस्या कॉजेज में कुछ तो रेडिएशन की वजह से हो जाते हैं और कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो कि बच्चों में होते हैं, उसमें भी ये ब्लड कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। या जब रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी ये कुछ ब्लड कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं जी। ये 2 मेन कॉजेज़ हैं और कुछ और भी हैं जिनका इतना अभी क्लियर कट पता नहीं, शोध किया जा रहा है जी। आपने बच्चों के बारे में बात की कि बच्चों में ये समस्या काफ़ी आम है, क्या वजह है? बच्चों में जैसा कि मैंने बताया कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जब बच्चा पैदा होते हैं तो कुछ जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं अगर उनमें ऑलरेडी कुछ डिफेक्ट हो गया है पैदा होते समय तो उस पर्टिकुलर बच्चे में फिर ये ल्यूकेमिया, लिम्फोमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। जैसे आपने बताया कि बच्चों में कुछ डिफेक्ट्स हो गए, उस दौरान उनको ये समस्या होती है, लेकिन अगर किसी को भी ये समस्या हो जाए तो उसे पता कैसे चलेगा कि उसे ब्लड कैंसर ही हो गया है? कुछ सिम्टम्स आते होंगे उसके? बेसिकली किसी भी आदमी को अगर कुछ चीज़ें जैसे वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है, फीवर है जो कि उतरता ही नहीं, परसिस्ट कर रहा है जी, तो थोड़ा सा ब्लड कैंसर की तरफ सोचना चाहिए जी। इट इज़ नॉट, मतलब ये निश्चित नहीं कि उसको ब्लड कैंसर होगा ही। सिम्टम के बारे में बाद में बात करेंगे डॉक्टर। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर पांडे से। जी, मैं लक्षण के लिए पूछ रहा हूँ जी, ये जो ब्लड कैंसर के लक्षण क्या है ये पूछ रहा हूँ जी डॉक्टर साहब से जी। अभी मैं यही बता रहा था कि ब्लड कैंसर में बेसिकली पेशेंट को वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, 10 से 15 किलो का वेट लॉस हो सकता है, फीवर हो सकता है जो कि बराबर बना रह सकता है, एंड वीकनेस हो सकती है जो कि बराबर रह सकती है। ऐसे ही कभी कभी कुछ ब्लड कैंसर्स में ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि अगर होती हैं किसी भी आदमी को तो ब्लड कैंसर की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे ब्लड कैंसर ही हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं है जी। इसके अलावा बैक पेन की भी समस्या होती है, इचिंग होती है बहुत, बैक पेन ही हो सकता है क्योंकि जो मल्टीपल माइलोमा है यूजुअली उसमें बैक पेन ही होता है यूजुअली जी। पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है जी, और उसे बार बार ऐसा फील होता है कि पेट भरा भरा महसूस हो रहा है, खाना देखकर भी उसे अजीब सी फीलिंग होती है कि नहीं लगती जी। भूख नहीं लगती। अगर कोई पेशेंट आपके पास जाता है ब्लड कैंसर का इलाज कराने के लिए तो आप किस तरह से जाँच करते हैं, क्या क्या जाँच करते हैं, ज़रूरी जाँच?
और पहले तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ब्लड कैंसर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं जी। ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है और मल्टीपल माइलोमा और प्लाज्मासाइटोमा है जी। उस पे फिर हम उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जी। ल्यूकेमिया में सिर्फ ब्लड ये जो है ब्लड टेस्ट करने से ही पता चल जाता है कि कौन सी टाइप ऑफ ल्यूकेमिया एंड फिर बोन मैरो भी एग्जामिनेशन करना पड़ता है। लिम्फोमा में क्योंकि लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती हैं तो एक किसी पर्टिकुलर लिम्फ नोड को हम निकाल के पहले तो ये टेस्ट करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ लिम्फोमा है जी। फिर उसका बोन मैरो भी करते हैं और बेसिक रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। मल्टीपल माइलोमा में यूजुअली बोन का डॉक्टर टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? परमजीत सिंह बोल रहे हैं जी, परमजीत सिंह भगौर डिस्ट्रिक्ट। जी परमजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पांडे से। मैं पूछ रहा हूँ जी, जो कैंसर दे होता है सिर दे बाल झड़न लग जाते हैं जी, जो कैंसर दे बाल सिर दे बाल झड़न लग जाते हैं जी, हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ मैं भी कि ये भी कैंसर ਦੇ लक्षण है जी? वो उनका सवाल ये है कि सिर से बाल झड़ जाते हैं तो क्या ये लक्षण होते हैं ब्लड कैंसर के? नहीं। आपको क्या समस्या है परमजीत जी? मेरे तो ये थकावट रहनी ज्यादा। आपको थकावट होती है? जी, आपको थकावट होती है? थकावट बहुत ज्यादा रहती है जी। और वेट भी मेरा बहुत ज्यादा कम हो गया। ये हो सकता है जी, टेस्टिंग होनी चाहिए जी। तो इन्हें टेस्टिंग करानी चाहिए बिकॉज ही सेइंग, वो कह रहे हैं कि वजन भी बहुत लॉस हो रहा है जी, थकावट भी बन ही रही है जी, तो ये कुछ लक्षण हैं जिनके लिए टेस्टिंग होनी चाहिए, पेशेंट को आके दिखाना चाहिए जी, एंड देखना चाहिए, जांच कराना चाहिए कि जांच। उनको आखिर समस्या क्यों हो रही है। थकावट क्यों है, वेट लॉस क्यों है, उसको देखना चाहिए जी। उन्होंने लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें भूख लगती है या नहीं लगती है। वो तो अभी उन्होंने 2 ही सिम्टम बताए हैं ना, जी। और भी कुछ हो सकता है जी। ये तो सिर्फ 2 उन्होंने बताया तो इम्पॉर्टेंट है जी, क्योंकि हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। जी, एक पेशेंट हम जो ट्रीट कर रहे हैं उसका वजन 15 किलो का लॉस हुआ जी, और उसको यही नहीं पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ ठीक जा रहा था एक्सेप्ट वेट लॉस था। जी, बाद में सारा इन्वेस्टिगेशन किए तो पता चला उसको कैंसर है। जी। डॉक्टर हम बात कर रहे थे कि कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं, तो आपने पहले टाइप के बारे में बताया कि किस तरह से आप डायग्नोसिस करते हैं, और जो डायग्नोसिस किया जाता है वो क्या है? वो जैसे अभी माइलोमा है, माइलोमा में बोन से टेस्टिंग की जाती है, बोन का एक पीस निकाला जाता है फिर टेस्टिंग की जाती है। लिम्फोमा में मैंने बताया कि लिम्फ नोड निकाली जाती है, उसका टेस्टिंग होता है, उससे हम पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ लिम्फोमा है। ऐसे ही माइलोमा में देखते हैं कि कौन सा टाइप और कितना है। फिर बोन मैरो भी एग्जामिनेशन करते हैं, बोन मैरो तो करना ही पड़ता है, माइलोमा हो, लिम्फोमा हो और ल्यूकेमिया हो, तीनों में ही बोन मैरो करते हैं। जी। तो ये बोन मैरो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे करना पड़ेगा। डॉक्टर आपने 3 टाइप्स बताए हैं कि ब्लड कैंसर के टाइप्स हैं, इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? आई थिंक ल्यूकेमिया इज मोर डेंजरस। जी। तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर ये समस्या किसी को हो जाता है और उसे बाद में पता चलता है? तो क्या दूसरे ऑर्गन्स पे इसका असर पड़ता है? इसका पूरे बॉडी पे असर पड़ता है। जी। ल्यूकेमिया है अगर जिस भी सेल का हो जाता है उसकी वजह से फिर वेट लॉस होता है, फीवर रहने लगता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। और पेशेंट अगर ट्रीटमेंट नहीं कराए तो बहुत तेज़ी से डिटीरिएट करता है एंड अल्टीमेटली जान भी जा सकती है। यस जी। सवाल ये भी है कि रिस्क फैक्टर्स जिससे ब्लड कैंसर हो सकता है, ये कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? मैंने बताया जो कुछ एक्सपोजर होता है रेडिएशन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो जो बच्चों में होता है वो तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, लेकिन ऐसा अदर रिस्क फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा अभी पता नहीं है। जी डॉक्टर इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बच्चे को नाम मनीष है, उसको ब्लड कैंसर है जी, उसका पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सवाल पूछिए डॉक्टर पांडे से। जी डॉक्टर साहब, मेरे को ब्लड कैंसर है या सितंबर 2010 से। ठीक है जी। मेरे को मतलब इलाज तो हो गया पर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा कौन सा ब्लड कैंसर आपको था? ALL। AML। ALL। अच्छा ALL, ओके ALL
एज क्या है आपके? एज अब 20 ईयर। ओके ओके, ठीक है, बताइए फिर। हाँ जी सर, और तो मैंने कीमोथेरेपी भी करवाई है पर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। WBC HPV कम है और प्लेलेट बहुत ज्यादा कम रहते हैं। ओके ओके, प्लेलेट रहते हैं 20,000 30,000। ओके ओके ओके, इसका मतलब अभी आपका जो कैंसर है पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपका अभी जो आप बता रहे हैं ना, प्लेटलेट काउंट बहुत कम है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इतने ही रहेंगे, मतलब इतने ही रहते हैं 40-50। नहीं, कीमोथेरेपी, आपका कीमोथेरेपी पूरा हो गया है? आपका कीमोथेरेपी हो गया है? हाँ जी, कीमोथेरेपी हो गया है। कब पूरा हुआ है? हुए को साल हो गया। साल हो गया है। फिर प्लेटलेट आपका बता रहे हैं 20,000 के करीब रह रहा है। 50 या 40,000 के। तो आपको फिर से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इतना प्लेटलेट काउंट तो बहुत कम है। हाँ जी, डॉक्टर को दिखाने पर कहते हैं कि बोन मेरो बहुत कम काम कर रहा है। अच्छा, ओके। तो इसके बारे में बोन मेरो कैसे काम करेगा इस बारे में? नहीं, बोन मैरो जो काम कर रहा है उसके लिए तो कुछ अलग से सेपरेट दवा नहीं दी जा सकती है, बट ग्रेजुअली वो बोन मैरो अपने आप अगर रिकवर होगी तो टाइम के साथ रिकवर हो जाएगी। हेलो जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे आप उनको बता रहे हैं, उनको क्या सलाह देते हैं इस तरह की उनको अगर समस्या है तो? पहले तो सारा देखना पड़ेगा जी कि क्यों उनका काउंट कम है जी। इज इट ड्यू टू डिजीज विच इज परसिस्टिंग जी, क्योंकि डिजीज अगर परसिस्ट करती है तो प्लेटलेट काउंट डेफिनेटली कम हो जाती है, या फिर उनका ट्रीटमेंट के दौरान भी काउंट्स कम हो सकते हैं। जी, ये दो मेन रीज़न होते हैं। थर्ड रीज़न होता है कि बोन मैरो रिकवरी जो होती है वो टाइम के साथ होती है। जी, तो थर्ड रीज़न ये हो सकता है। 3 ये कारण हो सकते हैं। तो उन्हें फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इलाज ढंग से कराना चाहिए। क्या ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने इलाज कराया वो ठीक नहीं हुआ है, अभी भी उनको ब्लड कैंसर की समस्या है? वन ऑफ द रीजन इस वजह से उनको हाँ, मैंने बताया ना, एक कारण वो भी हो सकता है। जी, तो तीनों चीज़ें हो सकती हैं जी, बिकॉज डिटेल हमें नहीं पता है, फाइनल डिटेल वो जब तक पता ना हो जी, सिर्फ बोन मैरो काउंट कम चल रहा है उस पर बताना कुछ भी मुश्किल है। सारे टेस्ट जो अब तक इलाज किए गए हैं वो सब लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तभी इलाज ठीक से बात करना पड़ेगा कि क्यों बोन मैरो काउंट कम चल रहा है। जी, रिस्क फैक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे डॉक्टर जी। तो रिस्क फैक्टर आप बता रहे थे कि क्या कुछ तो जैसे रेडिएशन की वजह से होते हैं, और सेकंड मैंने बताया कुछ जेनेटिक सिंड्रोम बच्चों में होते हैं, उनकी वजह से होते हैं। जो कि जेनेटिक सिंड्रोम तो अगर बच्चा पैदा हुआ उसके क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट है तो वो उसके साथ पैदा होता है जी। जैसे डाउन सिंड्रोम है, बूम सिंड्रोम है, देयर आर डिफरेंट सिंड्रोम्स, क्लिनफील्ड सिंड्रोम है, उन सब में ये कैंसर होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा रहते हैं जो कि यू कैन नॉट कंट्रोल। वो तो बच्चा अगर डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ है तो उसको ये कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सेम वे रेडिएशन, अब जैसे ये जापान में एक्सपोजर हुआ था तो वहाँ ये कैंसर कुछ ज़्यादा होते हैं बच्चों में, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ था। लेकिन अभी जो रेडिएशन हमें जैसे टीबी, कंप्यूटर और इसकी वजह से उनका कितना रोल है अभी हमें ठीक से पता नहीं। जी, शोध चल रहे हैं। डॉक्टर, हम बात करें ब्लड कैंसर के बारे में, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं ट्रीटमेंट इसके और कैसे इलाज करते हैं आप? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी है। दीज आर मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। जी, कीमोथेरेपी से कैसे इलाज किया जाता है? कीमोथेरेपी में बेसिकली हम डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं। कभी कभी टैबलेट फॉर्म में भी कीमोथेरेपी दी जाती है जी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर ड्रग्स दी जाती है। उसके फिर थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे हेयर लॉस हो सकते हैं, वीकनेस बहुत आती है, म्यूकोसाइटिस हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है जी, और कमजोरी बहुत आ जाती है जी। ये कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी की वजह से होते हैं। रेडिएशन थेरेपी कैसे करते हैं? रेडिएशन थेरेपी में हम एक पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को रेडिएशन देते हैं जी। वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कोबोल्ट है, लिनेक है जी, और ब्रैकीथेरेपी है जी।
उन पर्टिकुलर इक्विपमेंट से एक पर्टिकुलर पार्ट को रेडिएशन दिया जाता है। दैट इज़ बेसिकली रेडियोथेरेपी। जी डॉक्टर, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव पाई से, जिला कैथल, हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पांडे से। हाँ जी मैम जी। डॉक्टर साहब, मेरा लड़का था 10.5 साल का। वो तो उसकी डेथ हो गई थी पीछे जनवरी में। और उसको डॉक्टर PGI चंडीगढ़ रेफर किया था यहाँ से। तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे 3 दिन एडमिट रखने के बाद। हाँ जी, उसको पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, जैसे ब्लीडिंग हुई उसकी 1-2 बार। तो डॉक्टर से, लोकल डॉक्टर से दवाई दिलवाई और वो ठीक हो गया। उसके बाद 19 तारीख को, जैसे उसकी डेथ 8 जनवरी को हुई थी, तो 19 दिसंबर को उसको बुखार था, थोड़ा थोड़ा सा बुखार रहता था जैसे, और उल्टी रहती, पता नहीं था कुछ भी, ठीक हो जाता था। तो डॉक्टर साहब ने उसको चेकअप किया, वहाँ करवाया डॉक्टर से कुरुक्षेत्र में। तो उन्होंने उसकी TLC काफी बढ़ गई थी, मतलब 2 लाख के करीब थी उसकी। तो PGI ले गए, उसी दिन उनको एडमिट कर लिया 3 तारीख को। तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो पहले से कोई ऐसा सिम्टम नजर नहीं आया उसमें डॉक्टर साहब, मतलब ना उसका कोई वेट लॉस हुआ था और ना ही मतलब उसका HB भी कम नहीं था। तो ऐसे कोई बाकी लक्षण हमने मतलब नजर नहीं आए कभी। तो फिर भी अचानक मतलब ये बात पच नहीं रही है, मतलब उसकी डेथ कैसे होगी। मतलब डॉक्टर ने उसको कंफर्म कर दिया था कि इसको कैंसर तो है, ब्लड कैंसर है। बिल्कुल ठीक है, ब्लड कैंसर तो उसको था ही। अब जहाँ तक आपने बताया कि कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी इतनी जल्दी कैसे प्रॉब्लम हो गया और उसकी डेथ हो गई। देखिए ऐसा है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन होता क्या है, जैसे बच्चे को या किसी भी मरीज़ को थोड़ा थोड़ा फीवर या कमज़ोरी बनी रहती है, जो कि हम कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे थोड़ा फीवर रहा, शाम को फीवर आया, वो कोई किसी को बताता नहीं है, ठीक है किसी तरह जुकाम बुखार कुछ चल रहा होगा। ऐसे हमें कमज़ोरी भी रहती है, वो भी हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, और इस तरह कई महीने निकल जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जब कैंसर अपना एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, जब बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तब सडनली रिपोर्ट किया जाता है। तो ये हमारी इन जनरल सोसाइटी का हमारा बड़ा कमज़ोर पॉइंट है कि हम जब थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ रहता है उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने लगती है कि अब बर्दाश्त के बाहर है, तब हम यूजुअली रिपोर्ट करते हैं। एंड ये मतलब आपके बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम रहती है। जी, बच्चे को कुछ कमज़ोरी हुई होगी, बच्चा समझ नहीं पाया होगा, घर वाले समझ नहीं पाए, ऐसे फीवर जैसे आता होगा थोड़ा थोड़ा, वो भी कि चलो जुकाम बुखार टाइप का कुछ, उसको हम माइंड नहीं करते हैं। एंड फिर जब सडनली तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब फिर वो मुश्किल हो जाता है इलाज सफल कर पाना। लाइक आई एम वर्किंग, मैं यहाँ चंडीगढ़ में काम कर रहा हूँ। चंडीगढ़ में जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें 90 to 95% केसेस स्टेज 3-4 में आते हैं। जी, मतलब काफ़ी सीवियर हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं। When they are very advanced, then they are coming. स्टेज 1-2 में हार्डली एनी पेशेंट्स इज कमिंग। जी, इसका मतलब है कि लोगों को पहले से ही जागरूक होना चाहिए, छोटे छोटे लक्षण को भी सीरियसली लेना चाहिए। डॉक्टर, हम इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होती है, उसकी कब ज़रूरत पड़ती है? कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मल्टीपल माइलोमा में है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि पूरे बॉडी में कैंसर फैल चुका है जी, तो उसके लिए कीमोथेरेपी देना पड़ता है। बट अगर कोई पर्टिकुलर बोन में पेन ज़्यादा है और लग रहा है कि फ्रैक्चर हो सकता है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो फिर हमें वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट को रेडियोथेरेपी भी देना पड़ता है। सर्जरी की नौबत कब आती है? सर्जरी भी ऐसे ही है, जैसे लगता है अब कोई फ्रैक्चर हो गया जी किसी बोन में जी, या लगता है कि फ्रैक्चर होने वाला है जी, तो वहाँ फिर सर्जरी करनी पड़ती जी। है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं या तो कैसे करते हैं, क्या किस तरह से आप किसी मरीज को क्या समस्या होती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की नौबत आती है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 कंडीशन में की जाती है, या तो यह है कि पेशेंट ऑलमोस्ट क्योर हो गया। डॉक्टर, इस बारे में बात करेंगे, कुछ कॉलर हमारे साथ हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम, मैं रंजीत सिंह बोल रहा हूँ नंगल डैम से। जी।
मैडम मेरे को ट्यूमर थी, ट्यूमर की वजह से मेरी लात काटी गई है। जी जी हेलो। हाँ हम आपको सुन रहे हैं। आपको ट्यूमर कहाँ पर था? मैडम घुटने में, गोडे में। जी। उसके वजह से मेरी लात काटी है। उसके बाद मैं ये पता करना था कि इसके मेरे को कीमोथेरेपी तो हो गई, और उसके बाद मेरे को ऑलरेडी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। 1 साल हो गया मेरे को कीमोथेरेपी कराए हुए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप पे जाना चाहिए। और वो देखना पड़ता है कि कौन सा कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग टाइम फिक्स होता है। बट अभी शुरू में आपको कुछ महीने पे जाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है। बट आपको रेगुलर फॉलोअप पे जाना चाहिए। डॉक्टर आपको बताता है कि 2 महीने के बाद आना है, 3 महीने के बाद आना है, फिर 6 महीने के बाद आना है, फिर 1 साल के बाद। तो ये फॉलोअप तो कैंसर में करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें 25 साल के बाद फिर से रिकरेंस हुआ। जी। सो फॉलोअप इज वेरी एसेंशियल एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब एक बार कैंसर हुआ, अगर वो ठीक भी हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस हैं, और डॉक्टर से कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। जी जी। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, किस स्थिति में। जी। तो 2 कंडीशंस होती हैं, या तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया है और वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है जी, उस समय बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाती जी। है। या फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी कीमोथेरेपी और सो, तब फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। प्रिकॉशन इलाज के बाद कैसे लेते हैं, और किस तरह से प्रिकॉशन लेके ये समस्या हो ही ना? देखिए, कुछ कैंसर अभी भी ऐसे हैं जिसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता। जैसे बच्चों में जो जेनेटिक प्रॉब्लम है जी, एक बार बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया तो उसमें ये कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो वी कैन नॉट सॉल्व इट। बट यह है कि रेडिएशन से, जहाँ जो मेजर रेडिएशन है उनसे तो बचा जा सकता है जी। और अभी तक जो छोटे छोटे रेडिएशंस हैं उनका अभी पता नहीं चल पाया है। स्पेशली ब्लड कैंसर में रेडिएशन का कितना रोल है, छोटे मोटे रेडिएशंस का, आई डोंट नो। क्योंकि अभी जैसे ब्रेन कैंसर के लिए मोबाइल का चल रहा है, स्टडी हो रही है, स्टिल वी आर नॉट क्लियर कि कितना सेफ है, कितना नहीं सेफ है। और अभी भी इंडिया में स्टडी बहुत चल रही है, बट स्टिल हमारे रिजल्ट क्लियर नहीं है कि मोबाइल से ब्रेन कैंसर होता भी नहीं होता। सेम इज़ विद दिस ब्लड कैंसर। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने रेडिएशन से ब्लड कैंसर हो सकता है, बट इट इज़ मीन्स गिवन कि अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो तो चांसेस ऑफ ब्लड कैंसर है। मतलब ब्लड कैंसर हो सकता है रेडिएशन से। तो एक ही चीज़ अभी मेनली पता है कि रेडिएशन से अगर कहीं ज़्यादा होता है तो बचना चाहिए। जी। डॉक्टर पांडे हमारे स्टूडियो में आया, ब्लड कैंसर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था ब्लड कैंसर की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा। डॉक्टर पांडे के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।